नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। लोकसभा के लिए आम चुनाव में अब कुछ ही महीने, यूं कहिए कि बामुश्किल 2 महीने बचे हैं। शायद इसी को खास तौर पर ध्यान में रखकर किसानों के कुछ संगठनों ने मौके का फायदा उठाने के मकसद से एक बार फिर से राजधानी दिल्ली को घेरने का प्रोग्राम बना लिया, जबकि उनसे बातचीत के लिए केंद्र सरकार के 3 मंत्री चंडीगढ़ तक गए, लेकिन लगता है कि बात शायद करनी नहीं है उनको। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की वादा खिलाफी से नाराजगी के चलते वहां पर प्रदर्शन कर रहे किसान दिल्ली की तरफ कैसे और क्यों कूच कर गए? तो फिर सवाल उठता है कि कुछ किसान संगठनों का यह प्रदर्शन है या फिर प्रदर्शन के नाम पर राजनीति। इसी की करेंगे पड़ताल इस खास चर्चा में। जुड़ेंगे हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान भी, लेकिन पहले देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या कुछ इसका रहा है? हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने दिल्ली कूच करने का फैसला लिया है। किसानों की सबसे बड़ी मांग फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की यानी एमएसपी की गारंटी वाला कानून है। इसके अलावा बिजली की दरों में रियायत और कर्ज माफी का भी मुद्दा शामिल है। आइए समझते हैं कि क्या है किसानों की मांग है। पहले ये देख लेते हैं क्या कुछ उनकी मांगे हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का कानून बनाया जाए, यह उनकी मांग है। किसानों के कृषि ऋण माफ करने की भी मांग है। साथ ही देश में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को फिर से लागू करें, किसानों से लिखित सहमति सुनिश्चित करें, कलेक्टर दर से 4 गुना मुआवजा दें। लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने की भी उनकी मांग है। भारत को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO से बाहर निकाले जाने की मांग। बताइए कैसे यह हो सकता है? किसानों और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन दी जाए। मनरेगा के तहत प्रतिवर्ष 200 दिन का रोजगार और 700 रुपए की दैनिक मजदूरी मिले। किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले और परिवार सदस्य को नौकरी भी मिले। इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल 2020 रद्द कर दिया जाए। कीटनाशक बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। मिर्च, हल्दी जैसे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन हो। किसानों की तरफ से जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की मांग। तो ये उनके मांग हैं, जो जिनमें से कुछ मांगें सरकार पूरी कर भी चुकी है और कुछ मांगें ऐसी हैं जो की भी नहीं जा सकती। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ किसानों की तो ये मांग है, लेकिन जरा देखते हैं कि केंद्र की जो नरेंद्र मोदी सरकार है उनकी प्राथमिकता में किस तरह देश के अन्नदाता रहे हैं। पिछले 10 साल के अपने कार्यकाल में मोदी सरकार ने किसान और कृषि को अपनी प्रमुख प्राथमिकता बताया और उस पर काम किया। इसके अलावा केंद्र सरकार समय समय पर किसानों की मांगों के साथ साथ उनके विकास और उनकी बेहतरी के लिए अनेक कदम उठाती ही रहती है। आइए डालते हैं मोदी सरकार की कुछ अहम योजनाओं पर, जिनका फायदा देश भर के करोड़ों किसानों को मिल रहा है। देखिए क्या कुछ खास योजनाएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। किश्तों के माध्यम से 2.81 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए हस्तांतरित हो चुके हैं देश के अन्नदाता को। पीएम किसान मानधन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए के पेंशन का प्रावधान हो चुका है। 18 से 40 के उम्र के आधार पर 55 से लेकर 200 रुपए तक का निवेश करना पड़ता है इस पेंशन के लिए, और उसके बाद उनको पेंशन मिलेगी 60 साल की उम्र के बाद। इस योजना के अंतर्गत अब तक 23.38 लाख किसानों का नामांकन हो चुका है पेंशन के लिए। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए पीएम फसल बीमा योजना लागू है। किसान उसका फायदा उठा रहे हैं। दावे के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का भुगतान किया जा चुका है किसानों को फसल बीमा के तहत। संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत 7% ब्याज की दर पर 3 लाख रुपए तक का रियायती फसल ऋण मिलता है किसानों को। कृषि अवसंरचना निधि के तहत फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है। 31 दिसंबर 2023 तक 44,912 परियोजनाओं के लिए 33.209 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं।
10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना की शुरुआत हो चुकी है। 31 दिसंबर 2023 तक इस योजना के तहत देश में कुल 7,774 एफपीओ पंजीकृत हैं। किसानों का संगठन होता है ये मार्केटिंग के लिए। एनबीएचएम योजना के अंतर्गत 4 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। 35 मिनी शहद परीक्षण प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है। सरकार ने हाल ही में नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी है। इसमें खास तौर पर जो महिला किसान हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। खेती को आसान बनाने की योजना के तहत 15,000 नमो ड्रोन दीदी को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम है। किसानों को मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी प्रदान करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड तो काफी पहले से लागू है, जब से नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली। देश भर में 5 करोड़ मिट्टी के नमूने लेने का निर्णय लिया गया है। 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया। हर फसल पर एमएसपी नहीं दिया जा सकता। एमएसपी के दायरे में 23 फसलों को रखा गया है। पहले ये और कम थे, दलहन इसमें शामिल नहीं था, बाद में मोदी सरकार ने शामिल किया। एमएसपी में अनाज की 7, दलहन की 5, तिलहन की 7 और 4 कमर्शियल फसलों को फिलहाल रखा गया है। स्वामीनाथन आयोग, भारत रत्न मिला एम एस स्वामीनाथन को अभी कुछ ही दिन पहले। उनकी 201 सिफारिशें थी। 100 सिफारिशों पर एनडीए सरकार काम कर रही है। लंबे समय तक काम नहीं हुआ था, लेकिन एनडीए सरकार अब काम कर रही है उस पर। पिछले साल रबी और खरीफ पर लागत से 50% से ज्यादा एमएसपी की घोषणा हुई और किसानों को वो मिला एमएसपी, जबकि यूपीए शासन के दौरान एमएसपी पर विचार भी नहीं किया गया था। कई तरह की फसलों पर, दलहन तिलहन की फसलों पर खासतौर पर। मोदी सरकार के आने के बाद आयोग की सिफारिशों पर काम शुरू हुआ, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर। सरकार आज किसानों से खरीद पर 2.28 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है हर साल। एमएसपी सहित विभिन्न मुद्दों के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति ने अब तक 30 से 35 बैठकें कर ली हैं। समिति की सिफारिशें अभी आनी बाकी हैं, इंतजार है उन सिफारिशों का। लेकिन इस बीच किसान फिर से उग्र हो रहे हैं, और उग्र होने का जरा टाइमिंग देखिए। लोकसभा चुनाव कुछ ही हफ्ते बाद आम चुनाव होने हैं, और इस समय फिर से दिल्ली को घेरने की तैयारी है। कितनी असुविधा लोगों को होती है किसानों के प्रदर्शन के बीच। इस बीच हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। दिल्ली की तरफ बढ़ने की अपनी कोशिश के तहत जहां प्रदर्शनकारी किसान कभी पुलिस के बैरिकेड को जबरन हटा रहे हैं, तो कभी फ्लाईओवर के बैरियर को तोड़ते हुए देखे जा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने हरियाणा पंजाब के शंभू सीमा पर फ्लाईओवर के सेफ्टी बैरियर को तोड़ डाला। वहीं कुरुक्षेत्र में प्रदर्शनकारी किसानों ने सीमेंट के बैरिकेड हटा दिए। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने के साथ ही पानी की बौछारें भी की। यह पुलिस को करना पड़ा। हर जगह पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। दिल्ली से सटी सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस बार किए गए हैं। दिल्ली की सीमा पर पुलिस का सघन चेकिंग का अभियान जारी है। दिल्ली से सटी सीमाओं पर यातायात बढ़ने के कारण गाड़ियों के रूट भी बदले जा रहे हैं। किसानों के दिल्ली चलो प्रदर्शन के कारण कई सीमाओं पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आम लोगों को। आपने देखा होगा जगह जगह बड़े बड़े लाउड हेलर्स लगे हैं। हम बात करेंगे, शांति अवस्था से बात करने की हमें पूरी कोशिश है कि ये हम इसको निपट लें। अलग अलग जगह पर बैरिकेड्स और जो हमारे अलग अलग ब्लॉकेट्स हैं वो लगाए गए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये हम बड़े सक्षम हैं कि इसको रोकें। तो किसान संगठनों के दिल्ली चलो विरोध मार्च पर झज्जर के डीएसपी शमशेर बहादुर ने भी कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की पूरी तैयारी है। यहाँ जो अपना जिला झज्जर में बहादुरगढ़ बॉर्डर पर जो टिकरी बॉर्डर है, इस पर जो पुलिस की तरफ से तैयारी है वो सुरक्षा की दृष्टि से कंप्लीट जो तैयारियां वो की गई हैं और ड्यूटियां लगाई गई। जो माइक्स हैं वो लगाए गए हैं निगरानी के लिए, सीसीटीवी कैमरे हैं, और जो चाक चौबंद एक सुरक्षा है वो की गई है। और वहीं नोएडा के एडिशनल पुलिस कमिश्नर शिवहरी मीणा ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर जिले की सीमा को भी सील कर दिया गया है और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।
कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की पुलिस के द्वारा बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। सारे बॉर्डरों पर बैरियर लगा के चेकिंग फ्रिस्किंग हो रही, पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई गई है, जिसके तहत पीएससी लोकल पुलिस के साथ साथ हमारी जो स्पेशल टीम है उसको लगाया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन है। तो बॉर्डर सील है, किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको बना रखा है। देखिए, आपको बता दें कि वार्ता का चैनल भी खुला हुआ है, पहले से हम लोगों की वार्ता हो रखी है। फिर भी अगर कोई आता है तो उसे समझा बुझाकर से बाहर नहीं जाने दें। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जो अभी कृषि मंत्री भी हैं, उन्होंने दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों से अपील किया है कि किसान आम जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कुछ भी करें। ऐसे तत्वों से बचें जो किसानों को बदनाम कर सकते हैं। एमएसपी पर स्थायी समाधान खोज रहे हैं। केंद्रीय मंत्री से दूरदर्शन संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने यह खास बातचीत की है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, हम देख पा रहे हैं जो बॉर्डर एरिया में बहुत ज्यादा लोग वहां पे उनको दिक्कतें आ रही है। किसानों जो है वो एक तरह से उन्होंने जान कर रखा है। कहां पे आपको लग रहा है कि ये दिक्कतें आ रही है या पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है? देखिए, मैं आम किसान से पहले तो ये निवेदन करूंगा कि आम जनता की बातों को, आम जनता के कठिनाइयों को भी समझते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि कोई ऐसे तत्व इस तरह के घटनाओं को बढ़ावा दे करके किसानों को बदनाम कर सकता है। सर, कुछ जैसे किसान हमारा अन्नदाता है, किसानों का कोई नुकसान नहीं हो इसकी चिंता हम लगातार करते रहे हैं, करते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे मामले हैं एमएसपी को लेकर। क्या आपको लग रहा है कि बात बनते बनते रह रही है? कहां पे दिक्कत आ रही है? हमने स्पष्ट तरीके से, सकारात्मक तरीके से बहुत सारे ऐसे विषय जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के थे उनका स्पष्टीकरण दिया, उस पर रिजल्ट दिया और कहा कि कुछ जो विधायी कार्य के दृष्टि से है उस पर हम एक कमेटी बना करके इसका अस्थायी समाधान ढूंढना चाहते हैं, जिसमें कमेटी में किसान संगठन के लोगों की भागीदारी हो। किसान संगठन अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए रचनात्मक सुझाव दे और उसके अनुसार आगे कैसे हो सकता है पॉजिटिव वे में हम विचार करने के लिए तैयार है। पॉजिटिव वे में तैयार है? क्या उनको बुला के उनके साथ एक और बैठक? अभी हम खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं कि वो आए, बातचीत करें, लेकिन इस तरह के नीति अपना करके जैसे आम नागरिकों को या लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम हर राज्य में क्रिएट करे इस तरह से, तो ये किसी समस्या का समाधान करा। और जब किसान उठकर चल पड़े किसान नेता, तब भी हमने कहा कि बैठिए, चर्चा को जारी रखें, लेकिन वो चले गए। हमारे नेता कहते रहे, मंत्री कहते रहे कि कृपया बैठिए, चर्चा जारी रखिए। अब आप कहते हैं कि चर्चा को ज़्यादा समय क्यों लग रहा है? मैं इसमें इतना ही कहूँगा, जब नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो समय थोड़ा और लगेगा। अगर वो कहते हैं कि WTO में से भारत हट जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत अपने आप को अलग कर ले, वो कहते हैं कि FTA रद्द कर दो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रद्द कर दो, वो कहते हैं स्मार्ट मीटर मत लगाओ, वो कहते हैं कि पराली को जलवायु के क्षेत्र से निकाल दो, कृषि क्षेत्र को निकाल दो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में ये बदलाव कर दो। अब ये सारे नए नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। हमारा केवल इतना कहना है कि हम इन विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन पे अन्य लोगों से बात करनी पड़ेगी, राज्य सरकारों से बात करनी पड़ेगी और किसान संस्थाओं से बात करनी पड़ेगी। क्या ये गलत है? आखिरकार नए मुद्दे जुड़ रहे हैं तो उस पर चर्चा तो बनती है, उस पर समय भी थोड़ा लगेगा। हम पहले भी चर्चा करने के लिए तैयार थे, आज भी हैं। मैं प्रदर्शनकारियों से इतना ही कहूँगा कि आगजनी हिंसा ना करें, उग्र ना हो, और मैं किसान नेताओं से इतने अनुरोध करता हूं कि कृपया करके बातचीत का दौर जारी रखें। राहुल गांधी मौके का फायदा उठा के ये गारंटी दे रहे हैं कि एमएसपी किसानों के मुताबिक लागू होगा और इस पूरे पर जो तमाम विपक्ष है उनकी भी अपनी अपनी। देखिए, कांग्रेस एक बार नहीं कई बार फेल हुई और कांग्रेस की गारंटियां भी फेल हुई, और श्रीमान राहुल गांधी जहां गारंटी देकर आते हैं वहां 5 साल अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी इन्होंने गारंटी दी थी 1500 रुपये प्रति महिला को प्रति महीना, 1500 रुपये प्रति महीना प्रति महिला को मिलेगा, नहीं दिया। इन्होंने कहा था 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा।
इन्होंने कहा था 5 लाख नौकरियां देंगे युवाओं को, नहीं दी। इन्होंने कहा था बागवानों को मुंह मांगे दाम मिलेंगे, नहीं मिले। अब इनकी सारी गारंटियां फेल हो गई हैं। एमएसपी की ये बात करते हैं, मैं आपसे एक बात कहता हूं, 60 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या किया एमएसपी पे? मैं तुलना करके बताना चाहता हूं देश के लिए, और चाहता हूं कि एनएचएससी देश और विदेश के सभी जगह दिखाए कि कैसे मोदी सरकार और यूपीए सरकार में अंतर है। गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, इसमें यूपीए के समय 5.5 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ और मोदी सरकार के समय 18,40,000 करोड़ रुपए के लगभग। ये देखिए 2,84,000 करोड़ रुपया धान की खरीद के लिए यूपीए ने खर्च किया 10 साल में। मोदी सरकार ने खर्च किया 12,14,000 करोड़ रुपया। अब इसी तरह से गेहूं के लिए इन्होंने खर्च किया 2,54,000 करोड़ रुपया, मोदी सरकार ने किया 5,05,000 करोड़ रुपया। अब दलहन के लिए इन्होंने खर्च किया 1,936 करोड़ रुपया, मोदी सरकार ने खर्च किया 85,908 करोड़ रुपया। तिलहन के लिए इन्होंने खर्च किया 10,261 करोड़ रुपया, मोदी सरकार ने खर्च किया 34,055 करोड़ रुपया। क्या कोई तुलना है? हमने एमएसपी के दाम भी बढ़ाए, खरीद भी बढ़ाई, और एक खर्चा बताता है, कांग्रेस ने 5.5 लाख करोड़ तो मोदी सरकार ने 18,39,000 करोड़ रुपया खर्च किया। जहां तक किसान के लिए बैंकों से लोन मिल रहा था तो कांग्रेस के समय 7,30,000 करोड़ रुपया मिला 2013-14 में। मोदी सरकार ने पिछले साल दिया 20 लाख करोड़ रुपया। हमने सिंचाई योजना में भी 15,511 करोड़ रुपया खर्च किया। हमने किसान सम्मान निधि भी कितनी दी? 2,81,000 करोड़ रुपया। इसी तरह से मैं आपको अंत में बताना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट भी 2013-14 में कृषि का हुआ 2,62,000 करोड़, तो हमने किया है 4,67,000 करोड़ रुपया। आप किसी आंकड़े में किसी मापदंड पर तुलना कर लीजिए, मोदी सरकार ने कई गुना ज़्यादा कृषि क्षेत्र के लिए और किसान कल्याण के लिए किया है, आगे भी जारी रखेंगे। मेरा निवेदन केवल किसान नेताओं से इतना है, चर्चा जारी रखें, और प्रदर्शनकारियों से मेरा इतना निवेदन है, प्रदर्शन समाप्त करें, किसान नेताओं को चर्चा करने दें, प्रदर्शन में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ ना हो, शांति प्रिय प्रदर्शन करें अगर करना भी है तो। लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में राहुल गांधी जिस समय ये बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस सरकार ये वादा करती है, क्योंकि इंडिया अलायंस भी बिखर चुका है, वो लग रहा है कि लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए ऐसी बयानबाजी हो रही है। देखिए, एक के बाद दूसरे राज्य में कांग्रेस की हार और इंडी गठबंधन का टूटना, ये बहुत बड़ी निराशा है, और थोड़े सदमे में राहुल जी लगते हैं मुझे कि जो आंकड़े भी देश के सामने नहीं रख पाए। मैं चाहता हूं कि राहुल जी देश के सामने आंकड़े रखें ना, कि मोदी सरकार ने कितना गुना ज़्यादा यूपीए की सरकार से किया है। ये मोदी की गारंटी है जो देश में चलती है, कांग्रेस की फेल होती है। आखिरी सवाल है सर, ये आप बता रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? आप लोगों की अपील आपने करी है, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है? आप कैसे इसको ओवरकम किया जाएगा? देखिए, हम लगातार कहते हैं शांति बनाए रखिए, चर्चा में भाग लीजिए। अगर कतर में नौसेना के अधिकारियों को मृत्युदंड से बचाकर देश में सुरक्षित वापस मोदी जी ला सकते हैं, तो हर चर्चा में से हल निकल सकता है। वो भी बातचीत से हल निकला, वहाँ पे भी निवेदन किया गया, बातचीत की गई, तब हुआ। यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन हिंसा से कुछ नहीं होगा, तोड़फोड़ से कुछ नहीं होगा, देश का नुकसान होगा। तो कृपया करके बातचीत जारी रखिए। प्रदर्शनकारी भाइयों से कहता हूँ शांति बनाए रखें, और किसान नेताओं से मेरा अनुरोध है बातचीत में शामिल हो, हल निकलेगा। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खास तौर पर अपील तो की ही, लेकिन तमाम आंकड़े गिनाए कि एमएसपी को लेकर के क्या रहा है यूपीए शासनकाल में और मोदी सरकार में, और तमाम योजनाओं के आंकड़े दिए कि किसानों के लिए क्या कुछ किया गया है। लेकिन हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन सिर्फ कुछ किसानों और कुछ किसान संगठनों का है। इसमें कुछ ही किसान संगठन हैं जो कि शामिल हो रहे हैं, और बाकी जो किसानों का एक बड़ा वर्ग है वो इन प्रदर्शनों की आलोचना कर रहा है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अशोक विशन दास, जो पूर्व चेयरमैन हैं सीएपीसी के। साथ में बहुत बहुत स्वागत। साथ में हमारे साथ संदीप दास, वरिष्ठ कृषि पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। और हमारे साथ ओपी यादव भी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। उनसे पहले एक अपडेट ले लेते हैं। ओपी, अभी भी केंद्रीय मंत्री अपील कर रहे थे कि शांति बनाए रखें, लेकिन ऐसा लगता है कि बातचीत के टेबल पर तो आए, लेकिन लगता है कि ये तय करके आए थे कि बातचीत करनी नहीं है, आगे बढ़ना है, इसीलिए वो बढ़ करके इस तरह का हंगामा सामने आ रहा है क्या? जी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 10 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए लगातार न केवल मिशन मोड पर काम करते रहे हैं, बल्कि जो केंद्र की नीतियां रही है उनमें किसानों को केंद्र बिंदु में भी रखा गया है। और यही वजह है कि बीते 10 साल में अब आप देखें, जब शुरुआती 2013-14 का बजट अगर आप देखेंगे तो 21,933 करोड़ रुपए बजट था, लेकिन अब अभी 2024 का बजट आप 25 का देखें, जो अंतरिम बजट है मात्र, उसमें भी 1.27 लाख करोड़ रुपए कृषि के लिए आवंटित की गई। तो एक बहुत बड़ा गैप इसमें है। तो आप साफ देख सकते हैं किस तरह कृषि और किसानों के लिए न केवल बजट में इजाफा हुआ है, बल्कि योजनाओं की, जैसे आप चर्चा कर रहे थे, कितनी योजनाएं हैं जिनकी गिनती करने जाए तो कम से कम 50-80 केंद्र प्रेरित योजनाएं हैं जो हर तीसरे किसान को न केवल लाभ दे रही है, बल्कि गरीब हो या मध्यम वर्गीय हो या छोटे या मझोले हो, सभी को किसी न किसी तरह केंद्र की योजनाओं का फायदा मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से ये केंद्र की योजनाएं और किसानों के लिए काम कर रही योजनाएं, उसको देखते हुए जो विपक्ष है या कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है जो किसानों को गुमराह करते रहते हैं, और जब भी चुनाव या इस तरह की कोई गतिविधि होती है उस दौरान इनको गुमराह करके, सक्रिय करके सड़क पर ला देते हैं। और यही वजह कि ये जो आंदोलन अभी 2020-21 में भी हुआ और इसके बाद फिर से ये चुनाव आते ही नया रूप लेने लग गया। लेकिन इस बार का जो आंदोलन है इसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि इसमें किसानों की भागीदारी बिल्कुल नगण्य है। कुछ जो उत्प्रेरक तत्व है जो किसानों को गुमराह करने पे लगे रहते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आगे आ रहे हैं, उन्हीं की वजह से आंदोलन हो रहा है। लेकिन ये ज्यादा प्रभावी नहीं है, इसमें सिर्फ एक सांकेतिक आंदोलन है। और बातचीत की जो चर्चा हो रही है टेबल पे, कृषि मंत्री उनसे संवाद भी कर रहे हैं, कल भी बात हुई थी, आज भी बात हुई है, वो चर्चा के लिए टेबल पे आते हैं लेकिन निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं, उससे पहले वो निर्णय नहीं ले पाते। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल राजनीतिक साफ तौर पर दिखाई पड़ी। डॉक्टर अशोक विशन दास और संदीप दास जी जुड़े हुए हमारे साथ। डॉक्टर अशोक विशन दास, पहले आपके पास आ रहा हूं, ये कैसी मांगे हैं? WTO अलग हो जाओ तो ये कर दो, मतलब कैसी मांगे ये जुड़ती जा रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं? हमारी तरफ में एक कहावत है कि अगर रोने का मन हुआ तो पहले से कह देते हैं कि हमारे आंख में खूंटी गड़ गई है, हैं? कहने का मतलब कल को आप एक मांग लेकर आ जाएंगे कि चांद तारे हमारे लिए ले आओ, तब जाकर के हम बातचीत करेंगे। ये कैसी मांगे शामिल कर रहे हैं किसान संगठन? मकसद क्या है? देखिए, ये मकसद क्या है इसके बारे में तो कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये इतनी तर्क संगत नहीं है। बहुत सारी समस्याएं और जो इन्होंने मांगे रखी हैं वो काफी तर्क संगत नहीं है। मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि ये किसान भाई हमारे हैं और किसान हमारे जो वर्तमान सरकार है उन्होंने इस अंतरिम बजट में भी कहा है किसानों को बहुत ही प्रखरता से उनको काफी मिली है जगह, और ये सरकार का काफी इंटेंशन क्लियर है कि किसान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी देश के लिए, हमारे देश की जो प्रगति के लिए उनका बहुत ही भरपूर योगदान है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा जो मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि डॉक्टर स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट को लोग ने मिसकोट कर रहे हैं। और स्वामीनाथन साहब ने सब एक ही कहा था जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित है कि कॉस्ट का 50% अधिक दीजिए। ठीक, यानी कि अगर कॉस्ट 100 रुपए है तो कम से कम 150 रुपए मिलने चाहिए। ठीक है, चलिए, उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य में कुछ भी नहीं कहा है, और ये भी कहा है कि कॉस्ट है A2+FL, कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, तो ये लेकिन उनको गलत तरीके से पेश करके ये कह रहे हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। और वो तो ये अच्छा, एक आपके माध्यम से एक और महत्वपूर्ण बताऊं, ये जो गारंटी की बात है न्यूनतम समर्थन मूल्य का, महाराष्ट्र में 2018 में ये प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो वहां पे भी कई लोग आंदोलन किए, तो वहां की सरकार ने उसको वापस लिया। बिल्कुल, वो ठीक। मैं संदीप जी आपसे खास तौर पर यह समझना चाहूंगा, देखिए बहुत सारी तो ऐसी मांगे हैं उनकी जो बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये किसान संगठनों की ये कोई जायज मांग भी हो सकती है। लेकिन अगर MSP पर ही आ जाए संदीप जी, जो कुछ हुआ है आप देख लें, अगर आप पहले दलहन तिलहन पर MSP नहीं दी जाती थी, मोदी सरकार ने शामिल किया, अब आप कितनी फसलों को शामिल करके और उसका एक कानूनी गारंटी देंगे? क्या यह संभव है व्यवहारिक रूप से? क्या 18 लाख से भी ज्यादा करोड़ रुपए लगेगा अगर सारे फसलों को शामिल करके MSP दिया जाए तो? संदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा अनम्यूट कीजिएगा। आप आ रही है, बोलिए। ये एक बहुत अनरियलिस्टिक डिमांड है, कभी रियलिस्टिक हो ही नहीं सकता कि सारा चीज गारंटी मिल जाए,
क्योंकि जो देखोगे जो समर्थन मूल्य से जो 22 और 23 जो CSAP का रिकमेंडेशन होता है उसमें सारा खरीदारी देखिए पल्सेस ऑयल सीड्स में 2017-18 में नया कानून नया इन्होंने फॉर्मूला तैयार किया, 1.5 गुना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर सरकार दे रही है। ऑयल सीड प्रोक्योरमेंट हो रहा है, पल्सेस जो तलन तिलन सब प्रोक्योरमेंट हो रहा है। या कहाँ प्रोटेस्ट का गुंजाइश है समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे ये ताज्जुब लगता है कि पंजाब हरियाणा का जो फार्मर्स है तो वो जो बेसिकली जो MSP में खरीदा वहां 100% MSP प्रोक्योरमेंट होता है, तो वहां कैसे प्रोटेस्ट करने का गुंजाइश कहाँ है, लग नहीं रहा है। सब जगह प्रोक्योरमेंट हो रहा है। अब जैसे 2 लाख करोड़ रुपए का गेहूं चावल में एक साल में घर सरकार खर्च कर रही है, तो ये मतलब आंदोलन का एम क्या है? मतलब तो, कोई वही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। समझ में नहीं आता है। खाली वायलेंस करने के अलावा और कोई पूरा के पूरा फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक स्प्लिंटर ग्रुप है, कुछ उनका अलग अलग लेकर चले, बड़ा ताजुब का बात है। बिल्कुल ताजुब की बात है, बिल्कुल। और ये सवाल है कि ये कहाँ ये रुकेगा, कहाँ जाकर के? कल को दूध उत्पादन करने वाले MSP मांगेंगे, अंडे उत्पादन करने वाले MSP मांगेंगे। हजारों ऐसे फसल और उत्पादन है, इस तरह से MSP अगर देने लगेंगे, ये व्यवहारिक तौर पर संभव ही नहीं, लेकिन सरकार देती है। उसके और भी कई सवाल हैं। पंजाब में कल तक प्रदर्शन कर रहे थे, अब दिल्ली की तरफ कूच क्यों कर रहे हैं, और वो भी लोकसभा चुनाव से कुछ ही हफ्ते पहले। ये तमाम सवाल हैं जिसको समझने की कोशिश हमने की इस चर्चा में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी जुड़ने के लिए, डॉक्टर अशोक बिशनदास OP आपका भी जुड़ने के लिए। तो इस चर्चा में इतना ही, लेकिन कई सवाल इस प्रदर्शन पर उठ रहे हैं, गंभीर सवाल हैं कि क्या मकसद है, किस मकसद से दिल्ली को फिर से घेरना चाहते हैं, लोगों को परेशान करना चाहते हैं, और बातचीत के लिए टेबल पर तैयार भी नहीं है। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब सभी लोग जानना चाहते हैं और किसानों का बड़ा वर्ग भी जानना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।